नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। विश्व आदिवासी कल्याण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खुद को आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भावना से काम करने का दावा करते हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा दोनों ही दलों की नजरें आदिवासी वोट बैंक पर है। भाजपा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने आदिवासी तबके को लुभाने में लगी हुई है, तो वहीं गहलोत सरकार ने भी कई योजनाओं के जरिए आदिवासी वर्ग को राहत पहुंचाने का दावा किया है। खुद गहलोत आदिवासियों के आस्था केंद्र मानगढ़ धाम पहुंचे और उनके भले के लिए किए गए कामों को गिनाया। पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम मेवाड़ वागड़ में ही किए हैं। गहलोत 4 साल में सबसे ज्यादा इसी एरिया के दौरे पर रहे हैं। पार्टी का चिंतन शिविर भी झीलों की नगरी में करवाया गया और एक जमाने में आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा था, लेकिन भाजपा के धर्मांतरण और अन्य फैक्टर साधते हुए कांग्रेस के इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की गई। वहीं पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आदिवासी सम्मेलन में आए हुए थे और नड्डा ने आदिवासी विधायकों के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों से चर्चा करते हुए उनकी नब्ज टटोली और भाजपा के इस सम्मेलन के पीछे मकसद आदिवासी समाज में पैठ बनाना था, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की आदिवासी सीटों पर पिछले चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था और राजस्थान में मेवाड़ व वागड़ अंचल में काफी तादाद में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। सियासी नजरिए से यह इलाका काफी अहम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में अधिकतर आबादी आदिवासी समाज की है। इस अंचल में करीब 35 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में उसी दल की सरकार बनती है जो इस इलाके में बढ़त हासिल करता है। अभी राजस्थान में टोटल 200 सीटों में से 33 विधायक आदिवासी वर्ग से आते हैं और सियासी जानकारों और आदिवासी संगठनों का दावा है कि राजस्थान में करीब 70 सीटें आदिवासी वोटर्स बहुमूल्य वाली हैं और पिछली बार वागड़ में बीटीपी पार्टी ने दोनों दलों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि बीटीपी के 2 विधायक जीतकर आए और कई जगह वो दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में दोनों दलों को अभी से आदिवासी वोट बैंक की चिंता सताने लगी है और जल, जंगल और जमीन के लुभावने वादों के जरिए आदिवासी समाज को लुभाने की कोशिशें तो खूब हुई, लेकिन आज भी आदिवासी समाज मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। उनके भले के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर उनका असर नहीं दिख रहा है। इस बीच सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिर आदिवासी किसके हैं, कांग्रेस के या फिर बीजेपी के या फिर किसी और पार्टी के। पॉलिटिकल पार्टीज आदिवासियों के विकास के लिए दावे तो बहुत करती है, लेकिन इसके बाद भी आदिवासियों की दशा और दिशा जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस जो है वो केंद्रित रहेगी और पक्ष विपक्ष हमारे साथ जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो लुभावने वादे किए जाते हैं उनको धरातल पर उतारा जाता है और किस तरीके से इन वादों को जमीनी स्तर पर लाकर आदिवासी समाज के लिए कार्य किया जाता है। तो यहां पर आपको बता दें कि आदिवासी समाज को लुभाने के प्रयास लगातार जो है तमाम दलों की ओर से किए जाते हैं और आज इस तरीके से आदिवासी दिवस है तो उसको लेकर भी यहां पर कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए प्रदेश भर में। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सांगडुंगरी में शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सीएम गहलोत ने यहां पर सांगडुंगरी और बोरखांडी के बीच प्रस्तावित 42 करोड़ रुपए की लागत से पुलिया का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कहने पर गहलोत ने बागीदौरा में 100 बेड हॉस्पिटल की घोषणा भी की है और शिलान्यास मंच से ही ये घोषणा की। गहलोत विधानसभा में इसकी घोषणा करने के पक्ष में थे, लेकिन मंत्री मालवीया की मनुआर के बाद गहलोत ने घोषणा की। इस दौरान सीएम गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौजूद थे। शिलान्यास कार्यक्रम को गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी विकास के
आदिवासी विकास में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है और आदिवासी हित की जितनी भी योजनाएं बनी वह सभी योजना कांग्रेस काल में बनी है। कार्यक्रम को माखन और डोटासरा ने भी संबोधित किया। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी को आदिवासियों की सच्ची हितैषी बताया। तो यहां पर दोनों ही दलों की ओर से तमाम दावे जो हैं किए जा रहे हैं और इन तमाम दावों में कितना दम है ये आने वाला समय जो है वही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में अगले साल विधानसभा के चुनाव प्रदेश में होने हैं, तो ऐसे में जो ये वोट बैंक है आदिवासी समाज का, इसको साधने का प्रयास यहाँ पर सभी दलों की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि करीब जो मौजूदा समय में 200 सीटों में से 33 विधायक ऐसे चुनकर आए हुए हैं जो कि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर जिस तरीके से तमाम दलों की ओर से आदिवासी समाज का हितैषी जो है वो कहा जाता है, तो आखिर हकीकत में हितैषी कौन है? तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की बात यहाँ पर कही जाती है, तो आखिर इन योजनाओं का लाभ क्या आदिवासी समाज तक पहुंच पा रहा है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं। और क्या जो दावे ये किए जा रहे हैं केवल हवाई दावे ही हैं या सही में सरकार या विपक्ष जो है वो आदिवासी समाज के हित में कार्य कर रहा है? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से आज विश्व आदिवासी दिवस था, तो इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में कई बड़े बड़े चेहरों को देखने को मिला। खुद सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रदेश प्रभारी अजय माकन कार्यक्रम में शामिल हुए और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए। इन कार्यक्रमों को इन नेताओं की ओर से जो है संबोधित भी किया गया और संबोधन में कई कसीदे जो हैं वो भी पढ़े गए और कई लुभावने वादे जो हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दावे यहाँ पर हर दल की ओर से किए जाते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस बीच आपको बता दें कि रामलाल मीणा जुड़े हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, और हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर रामलाल जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सत्ता में हैं आप लोग और लगातार तमाम दावे जो हैं रामलाल जी किए जाते हैं प्रदेश सरकार की ओर से कि आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए कई कार्य आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं। किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं? क्या कुछ योजनाएं जो है वो प्रदेश में चलाई जा रही हैं? रामलाल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? रामलाल जी शायद आपका डिवाइस जो है वो म्यूट पर है, उसे अनम्यूट करें एक बार। चलिए शायद रामलाल जी को आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन इस बीच हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेंद्र जी आपका रुख करूंगा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, अपने हम गेस्टों से एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तकनीकी खामी के कारण आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर तमाम दावे जो है किए जाते हैं राजस्थान में। तो ऐसे में तमाम घोषणाएं भी इस बीच की जा रही हैं। जिस तरीके से प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस जो है वो आज प्रदेश में मनाया जा रहा है और इस मौके पर कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खुद को आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भावना से काम करने का दावा जो है करते हैं। और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा दोनों ही दलों की नजरें आदिवासी वोट बैंक पर इस वक्त हैं। और भाजपा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने आदिवासी तबके को लुभाने का काम जो है वो किया हुआ है और लुभाने में लगी भी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने
कई योजनाओं के जरिए आदिवासी वर्ग को राहत पहुंचाने का दावा यहां पर किया है। और खुद गहलोत सरकार जो है वो आदिवासियों के आस्था केंद्र मानगढ़ धाम पहुंचे और उनके भले के लिए किए गए कामों को उनके बीच जाकर गिनवाया। यानी कि सीएम अशोक गहलोत जो है वो भी आदिवासियों के बीच लगातार जा रहे हैं और किस तरीके से आदिवासियों के लिए प्रदेश में प्रदेश सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, इन कामों को खुद सीएम अशोक गहलोत ने गिनवाया है। तो आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम मेवाड़ वागड़ में ही किए हैं और सीएम अशोक गहलोत 4 साल में सबसे ज्यादा इसी एरिया के दौरे पर रहे हैं। पार्टी का चिंतन शिविर भी झीलों की नगरी में करवाया गया और एक जमाने में आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा था, लेकिन भाजपा ने धर्मांतरण और अन्य फैक्टर साधते हुए कांग्रेस के इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। तो वहीं पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आदिवासी सम्मेलन में आए हुए थे और जेपी नड्डा ने आदिवासी विधायकों के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों से चर्चा करते हुए उनकी नब्ज टटोली और भाजपा का इस सम्मेलन के पीछे मकसद आदिवासी समाज में पैठ बनाना था, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की आदिवासी सीटों पर पिछले चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था और राजस्थान में मेवाड़ और वागड़ अंचल में काफ़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। सियासी नज़रिए से यह इलाका काफ़ी अहम है और डूंगरपुर, बांसवाड़ और प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में अधिकतर आबादी आदिवासी समाज की है। तो ये आपको बता दें कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले में अधिकतर आबादी आदिवासी समाज की है और अब इस अंचल में करीब 35 विधानसभा सीटें हैं और राजस्थान में उसी दल की सरकार बनती है जो इन इलाकों में बढ़त हासिल करता है। और आपको बता दें कि अभी राजस्थान में टोटल 200 सीटों में से 33 विधायक आदिवासी वर्ग से आते हैं। सियासी जानकारों और आदिवासी संगठनों का दावा है कि राजस्थान में करीब 70 सीटें आदिवासी वोटर्स बाहुल्य वाली हैं। पिछली वार वागड़ में बीटीपी पार्टी ने दोनों दलों के होश उड़ा दिए थे। तो इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आपको आ रही है मेरी जी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है। योगेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है आपसे, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उनको आप काफी बेहतर तरीके से समझते होंगे। सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके से दोनों दलों की ओर से दावे किए जाते हैं आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर, आपको क्या कुछ लगता है पहले नजर में? नहीं, देखिए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि दोनों दल अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी बताते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए अब तक क्या किया है जब सत्ता में रहे हैं, इसको बताने को कोई तैयार नहीं है। अब मैं आपको, और बिल्कुल आदिवासी समाज बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पूरा दौसा बेल्ट है, जो पूरी राजस्थान की बेल्ट, उसमें बहुत कुछ आदिवासी समाज निवास करता है। इसके अलावा उदयपुर बेल्ट आप चले जाएंगे तो वहां पर गिरासी आदिवासी जो पूरी तरह से ट्राइबल माने जाते हैं वो करते हैं। और अगर दोनों की सीटों को मिला दिया जाए तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि राजस्थान में सरकार बनाने में, बहुमत दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल इस समाज का यहाँ पर अपनी सीटों के माध्यम से। लेकिन स्थिति क्या, आपको जरा इस पर गौर करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ जो ज्वलंत और करंट उदाहरण है जी। और जो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं उनको शायद ये क्लियर करना होगा कि उनके पहले भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन चूंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 3.5 वर्षों के शासन के अंदर अगर ये स्थिति है तो उन्होंने 3.5 साल में क्या किया और उसके पहले इन्होंने क्या किया। 2 उदाहरण हैं। अभी तकरीबन 12 जो बच्चियां हैं वो केरल में पकड़ी गई थी और वो सारी जो 12 बच्चियां थी वागड़ क्षेत्र की थी, जो कि आदिवासी क्षेत्र है। और जब जांच की गई तो पता लगा कि वो 12 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही थी यहाँ से, यानी उनको वहां पर एक तरह से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि कहा गया कि उनको किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ से भेजा गया है। उनके पेरेंट्स साथ में नहीं थे। उसके बाद राजस्थान के सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया वहां पर, उदयपुर का जो गिरासी आदिवासी जो बांगड़ क्षेत्र है वहां पर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर 15-15 साल की बच्चियों की सरेआम खरीद फरोख्त हो रही है। यानी अगर आपको चाहिए तो बच्चों का ले सकते हैं। और 1.5 से 3 लाख रुपए में उन बच्चियों को वहां पर एक तरह से बेचा जा रहा है, चाहे वो शादी के नाम से किसी और नाम से हो। अब अगर आजादी के 75 वर्षों के बाद में
और सरकार के इतने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों रहे, लेकिन कांग्रेस का चूंकि वर्तमान में शासन है तो उनके जवाबदेही वर्तमान में ज्यादा है। अगर इनके शासन में अगर उस क्षेत्र में यानी आदिवासी क्षेत्र में यह हालत है कि बच्चियों को 1.5 से 3 लाख में बेचा जाता है, और कोई भी एज ग्रुप आपका हो, दूल्हा किसी एज का हो, लेने वाला किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब उस क्षेत्र में हालात कितने खराब हैं। एक, आर्थिक स्थिति खराब है, निसंदेह माँ बाप इसीलिए शायद कर रहे होंगे जी। दूसरा, उस पूरे क्षेत्र में इनसे पूछना चाहिए जो कांग्रेस के विधायक महोदय मौजूद है कि वहां पर स्कूलों की स्थिति क्या है, इनसे पूछना चाहिए कि वहां पर अस्पतालों की स्थिति क्या है, इनसे पूछना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है, इनसे पूछना चाहिए कि उस क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति क्या है। अगर वे कहते हैं कि नहीं हमने वहां बहुत कुछ किया है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर बच्चों को बेचा क्यों जा रहा है? और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दिखावे का नाटक क्यों कर रहे हैं? उस क्षेत्र में जाकर के कभी ये चिंतन शिविर करते हैं, कभी कुछ उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ वोटों को साधने की कवायद के अलावा क्या उस आदिवासियों के उद्धार के लिए है? ये ज्वलंत प्रश्न यहां पर है और यही प्रश्न का जवाब इस वक्त आपको लेना चाहिए इनसे। जी, साफ तौर पर योगेंद्र जी, इस तरीके से आपने यहाँ पर बात रखी कि बेहद गंभीर ये बातें आपने कही हैं। और इस बीच रामलाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रामलाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी रामलाल जी, यहाँ पर अब योगेंद्र जी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति परिस्थिति है उसको काफी बेहतर तरीके से वो समझते हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। रामलाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं सरकार को लेकर बात करूं और सीएम अशोक गहलोत को लेकर मैं बात करूं तो सीएम अशोक गहलोत भी तमाम बड़े मंचों से बात करते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि आदिवासी हितैषी सरकार है जो इस वक्त प्रदेश में मौजूद है। और आप लोग खुद, आप जैसे तमाम विधायक जो हैं और मंत्री जो हैं वो भी मंचों से इसी बात का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या कुछ इस वक्त हकीकत में हो रहा है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है? रामलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और किस तरीकों से आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज से पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की भावनाएं शुद्ध हैं आदिवासियों के प्रति और वो चाहते भी आदिवासी क्षेत्र का विकास हो जी। और पिछले 3 बजट में उन्होंने बहुत कुछ आदिवासियों को दिया है जी, लेकिन उसके बाद में भी इस क्षेत्र में विकास करने की काफी गुंजाइश है जी। क्योंकि एक तरफ युवा अलग डिमांड्स कर रहा है और किसानों के अलग डिमांड्स हैं, आदिवासियों के मजदूरों के अलग डिमांड्स हैं, तो ये सभी इन बातों पे अपने को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आदिवासियों के हित में बोलते हैं और आदिवासी हित में वो फैसले लेते हैं जी। आज जैसे उदयपुर संभाग में मुख्य मांग चल रही है अभी लोगों की कि जो टीएसपी के लोग हैं जी, कुछ लोग वो बाहर हैं और यहाँ 2,500 से 3,000 लोग टीएसपी के अंदर बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, वो खुद भी बाहर जाना चाह रहे हैं और यहाँ के युवाओं की मांग है कि ये अगर अपने क्षेत्र में चले जाते हैं तो 2,500-3,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। और आप जानते हैं अगर जिसके एक परिवार में नौकरी अगर लग जाती है तो उसका परिवार प्रोग्रेस कर लेता है जी। और योजनाओं में भी जैसे व्यक्तिगत काम की है, अब कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी उनकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इनकी सिंचाई के लिए छोटे छोटे बांध और ये बन जाते हैं तो निश्चित रूप से इनका जीवन स्तर भी सुधरेगा क्योंकि खेत में अगर पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से योजनाएं खूब लागू करी है, लेकिन अगर सारे अधिकारी भी इस तरह से अगर लग जाए हैं तो आदिवासियों को भला हो सकता है, अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी योजना लागू करते रहेंगे और अधिकारी घुमाते रहेंगे तो मामला बैठने वाला नहीं है। लेकिन रामलाल जी, जिस तरीके से आप ये बातें कर रही हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो आप लोगों को ही बनती है ना। हर बार अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ देना कब तक ठीक रहेगा? नहीं, प्रतापगढ़ में काफी हद तक अच्छा काम हुआ है, हमारे कलेक्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, एसपी साहब भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ तो पूरी तरह, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ सर जी। हम पूरा प्रशासन राजनीतिक दल से लगाकर सब हम लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे सुदूर क्षेत्र जो हैं जैसे जाडोर फलास या कोडरा उधर की मामला जो बहुत स्थिति गंभीर है जी, तो ऐसे जगह पे अधिकारियों को विशेष रूप से लेनी पड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे उस क्षेत्र के जानकार लोगों को, वैसे ताराचंद जी जो मीणा जो उदयपुर कलेक्टर लगे हुए हैं वो उस क्षेत्र में बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन विशेष पैकेज की यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। क्योंकि जीरो से उठना सर, एक तो जो आगे चल गया है काफी आगे और एक पीछे रह गया, उसको अपन आगे ले जाएंगे, उसके लिए अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा, तभी जाकर संभव हो पाएगा जी।
साफ तौर पर रामलाल जी पूरा फोकस जो है देने की आवश्यकता है, और केवल जी। बजट की लेकिन घोषणा कर देना या फिर कोई प्रस्ताव ले आना इतना ही काफी नहीं होता, जमीनी स्तर पर भी कार्य करना काफी इस बार क्या जरूरी। बजट की घोषणाएं भी धरातल पे आ गई, इम्प्लीमेंट भी हो गया, बहुत कुछ हुआ है। जी। लेकिन मैंने कहा कि जब कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, जब जी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ पंचायतें ऐसी है जहां अभी तक सड़कें नहीं पहुंची है, जी। अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं पहुंची है, कहीं न कहीं बीच में वन विभाग आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो वहां जाके आदिवासी की स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है। इसलिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी अपना को योजना बनानी पड़ेगी। जी चलिए रामलाल जी, ये सब तमाम बातें आपने बताई, इस पर क्रॉस क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा, अभी आपसे वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेंद्र मीणा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। राजेंद्र जी बहुत स्वागत। और सवाल यहाँ पर राजेंद्र जी आपसे यही करूंगा मैं, जिस तरीके से शायद आप रामलाल जी को सुन नहीं पाए होंगे, अगर आपने सुना है तो काफी अच्छी बात होगी, आसानी भी होगी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि आदिवासी समाज के लिए कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये पैकेजों की जो घोषणा है वो सीएम की ओर से खुद की जा रही है और खुद जमीनी स्तर पर उतर के कार्य किए जा रहे हैं। राजेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश में जो आदिवासी समाज है उसको और उसके उत्थान को लेकर किस तरीके से काम जो है वो प्रदेश में किया जा रहा है? उन्होंने कांग्रेस से खाली बात करने का ये कि बातों में विकास हो रहा है। आज तक क्षेत्र जब से प्रसन्ना जी की हमारी बीजेपी की सरकार थी, इतनी योजनाएं वह चलाई थी, बहुत अच्छा काम हुआ था। इन्होंने पूरी 4 साल इन्होंने अपनी 4 साल निकाल दी। जब 1 साल इनकी बची है तब ये विकास के लिए मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और इनके अधिकारी इनकी मानते नहीं है और अधिकारी काम नहीं करते समय पे, और इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जो इनकी योजनाएं आदिवासियों की उन तक पहुंच नहीं पा रही है। आज आदिवासी का सोचा है तो वो बीजेपी ने सोचा है, बीजेपी सरकार। राजेंद्र जी ठीक है, राजेंद्र जी एक बार रोकूंगा मैं आपको रोकूं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अगर किसी ने सोचा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, यहाँ पर फर्क जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या वो फर्क है जो आप कह रहे हैं कि हमने योजनाएं चलाई वो कांग्रेस शासन में बंद कर दी गई और अपने तरीके से कांग्रेस सरकार जो है कार्य कर रही है, आप लोग क्या कुछ कर रहे थे और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? हमारी तरफ से पूरा आदिवासी को जो हमने पैकेज देना था, जो हमने योजना चलानी थी, हमारी इन्होंने पूरी योजना जो हमने चलाई, भामाशाह योजना हो, हमने कई ऐसी योजनाएं चलाई, इन्होंने योजना आते ही हमारी योजना सारी खत्म कर दी, बंद कर दी, जिससे सीधा इनको फायदा होता है, उनको आदिवासी भाई बहनों को। और आज जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री सोच के कारण कि हम आदिवासियों के कैसे तो भला कर सकते हैं, एक ऐसे छोटे से गांव से एक द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी बनाया और राष्ट्रपति वो बन भी गई, और फिर आज इतनी बड़ी सोच आदिवासियों के लिए जो हम खुद मैं आदिवासी नेता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जिस तरह हमारे बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच रखी है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच रखी है कि कैसे विकास हो, कैसे नीचे से कैसे आदिवासी को ऊपर लाया जाए, उनका जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं उनको कैसे उससे बाहर निकाला जाए, उनकी स्थिति कैसे मजबूत हो, इस ओर निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित उनकी ओर काम कर रही है। जी चलिए ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक बार फिर से योगेंद्र जी का रुख करूंगा। योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या राजेंद्र जी मैं आपको बता दूं अगर ना बताओ तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। योगेंद्र जी, आपने जिस तरीके से पहले बातें कही वो काफी सही बातें आपने कही और प्रदेश की जो हकीकत है वो आपने सामने रखी थी, लेकिन आपने भी यहाँ पर दोनों पक्षों को सुन लिया है, अब फर्क आप बताइए। नहीं देखिए, पहली बात तो है कि रामलाल मीणा जी ने जो कहा है जी, उन्होंने बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर हमें दी है जी, और वो खुद सत्ता पक्ष के विधायक हैं जी, कांग्रेस के विधायक हैं, और अगर उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बजट तो बहुत अच्छा पेश करते हैं लेकिन अधिकारी काम नहीं करते, जी, तो वो सीधा सीधा आरोप अपनी सरकार पर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे लगा रहे जी, हैं और अपने शासन पर लगा रहे हैं। जी, तो रामलाल जी से सवाल तो आपको पूछना चाहिए जी, कि रामलाल जी अगर बजट अच्छा आ रहा है, बजट का एलोकेशन बढ़िया है और अगर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसे दोष किसका है? आप किसको दोष दे रहे हैं? ये अपनी सरकार को दोष दे रहे हैं। इसको ठीक कौन करेगा? ठीक करने वाला बात तो नहीं आ सकता। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलते? आप सक्षम अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में, इन आदिवासी क्षेत्र में क्यों नहीं लगवाते? अगर उनका विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वह सक्षम अधिकारी नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लगाया है और एक तरह से परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि भले हमारी नीयत अच्छी हो लेकिन धरातल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हम आदिवासियों की दशा को सुधारने में असमर्थ रहे हैं या वर्तमान में भी है। और उसी का परिणाम है कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियों को बेचा जा रहा है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर ले जाकर उनको बेचा जा रहा है। जी,
ये इसका परिणाम है जी। तो ये उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसके बाद तो सवाल बचता नहीं, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं चाहे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, सवाल मैंने रामलाल जी से पहले भी यही किया था। रामलाल जी, तमाम जो उंगलियां उठ रही हैं प्रदेश सरकार पर, और खुद आपने कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि आपने ही अपनी कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल निशान खड़ा किया कि कार्य करने के प्रयास तो खूब किए जा रहे हैं, योजनाएं तो खूब लाई जा रही है, लेकिन धरातल पर उनका असर देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम आदिवासियों के लिए किया है, अभी भाजपा प्रवक्ता जी हमारे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जी ने राष्ट्रपति बनाए जरूर हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू जी आई तो हमारे उद्वागढ़ से कितने कार्यकर्ता लोग मिलने के लिए उनको गए थे, उनको मिलने तक नहीं दिया। तो ये इनकी आदिवासियों के प्रति इनकी भावना तो देख लीजिए कि कहते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथी के दांत खाने के और कहने के दिखाने के अलग है। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी जैसी योजना लागू करी। आपको पता है यहाँ आदिवासी इलाज के अभाव में मर जाता था। रामलाल जी, एक सवाल ये कि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, पक्ष पर, वो बातें अपनी आप अलग हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों में रामलाल जी, राजनीतिक दलों में ये चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये बात है, ठीक है। एक बार राजेंद्र जी सुन लीजिए। लेकिन रामलाल जी, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात पर आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, पहले भी मैंने पूछा था, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? और योगेंद्र जी जिस तरीके से बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासी जो बच्चियां हैं उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि मंचों से केवल हम यही सुनते हैं कि ये पुल बना दिया गया, ये कई करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उनके उत्थान के लिए स्वीकृत किया गया है। लेकिन उत्थान के लिए कई करोड़ के बजट स्वीकृत तो किए गए, लेकिन वो खर्च कैसे हुए, जमीनी स्तर पर उसका लाभ क्या देखने को मिला? देखो, सही मायने में बात ये है जी कि जैसे ये जो खरीद फरोख्त की जो बात है, गुजरात सीमा की जो बात बताई जा रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आदिवासी जो क्षेत्र जो बिल्कुल गरीब एरिया है उदयपुर संभाग, वहाँ एक तो युवाओं के प्रगति कैसे हो, युवाओं के लिए अलग से पैकेज हो, नौकरियों में अलग से भर्ती, अलग से अतिरिक्त भर्ती हो, ताकि यहाँ का जो बेरोजगार जो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो आम लोगों से संघर्ष नहीं कर सकता राजस्थान के अन्य लोगों से, क्योंकि यहाँ के लिए अलग परिस्थिति अलग है, कोई सुविधा ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से अब इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने भर्तियां भी काफी निकाली है, सब कुछ किया है। आप जो कह रहे हो कि जो ये तस्करी का जो मामला है बच्चियों का, इसके ऊपर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी है, और निश्चित रूप से अगर हुआ और अगर समस्या आई है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित कराएंगे और इसके लिए कार्रवाई कराएंगे साहब। अच्छा चलिए ठीक है। रामलाल जी बताइए, बच्चों की खरीद फरोख्त का इतना गंभीर मामला और बड़ा कैजुअली आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उनको अवगत कराएंगे, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम से आ रही है। लेकिन रामलाल जी यहाँ पर सहमत अभी नहीं, 4 साल से सरकार में आप लोग हैं, 4 साल से सरकार में आप लोग विधायक, मैं कांग्रेस के विधायक जी से कहना चाहता हूँ, इन्हें 50 से 56 साल राज किया। 56 साल में इन्होंने आदिवासियों को केवल वोट लेने का काम किया, इन्होंने केवल वोट लेके अपनी सत्ता बचाने का काम किया। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं क्षेत्र आदिवासी का विकास कैसे हो। आदिवासी आज भी जहां है उसमें जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, आज भी वो परेशान है, दुखी हैं, और आज ये केवल बात बताना चाहते हैं। आज खेला जाए उनसे वोट कैसे बटोरा जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को भलाई का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जब उदयपुर संभाग में आते हैं, कुछ आदिवासियों को देखे जाते हैं, और बात वही है रामलाल जी, बात वही है बार कि कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं, लेकिन वो कुछ क्या दिया है बता दो ना, क्या दिया है आपने आदिवासियों के लिए? केवल वोट लेके अपनी सत्ता में उनको वोट लेने का काम किया है आपने, और अपनी सरकार बनाई है झूठ बोल करके। आपने कोई विकास नहीं किया। आज हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 41 किलोमीटर की उन आदिवासी भाई बहनों के साथ यात्रा की, बांसवाड़ा से लेके बेड़ेसर धाम तक, वो पैदल उनके साथ चले, से कोई काम नहीं होता, संस्कृति के बारे में जाना, क्योंकि धरातल पे काम करना पड़ता है, और वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। उदयपुर संभाग के जितने भी नेता अभी हमारे मालवीय जी हैं, उन्होंने भी अलग से अभी क्षेत्र के अंदर मेरे खुद के क्षेत्र में 5 साल बच्चे जब आपको याद आया है क्या? 1 साल बच्चे जब याद आया है क्या? सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आज ट्राइबल मिनिस्टर भी हमारे लिए रामलाल जी, रामलाल जी एक मिनट, ठीक है।
राजेंद्र जी आप एक बार शांत रहिए। एक बार मैं योगेंद्र जी का रुख करूंगा, एक बार फिर से योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी प्रदेश की जो स्थिति है वो काफी बेहतर तरीके से समझते हैं, तमाम सरकारें उन्होंने आते जाते देखी हैं प्रदेश में। योगेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर दावा राजेंद्र जी की ओर से किया जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार जो है हितैषी है, उनकी सरकार के दौरान तमाम कार्य किए गए। हम कांग्रेस की सरकार इस वक्त मौजूदा समय में देख ही रहे हैं क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं वो काफी है दर्शाने के लिए कि किस तरीके से आदिवासी समाज का उत्थान किया जा रहा है। बीजेपी के अगर हम शासनकाल को याद करें तो क्या कुछ याद आता है आपको योगेंद्र जी? किस तरीके से शासनकाल था, किस तरीके से आदिवासी समाज के लिए उत्थान के लिए कार्य किए गए? देखिए, बेसिक सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, डेफिनेटली वो दावा आज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आज की जो स्थिति वहां पर है जी। उसके लिए दोषारोपण हम प्रत्यक्ष रूप से तो वर्तमान शासन को करेंगे, क्योंकि 3.5 साल आपने बिता दिए हैं जी। और अब अगर रामलाल जी कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, बच्चों के खरीद फरोख्त का मामला उठाएंगे, हमारे वहां पर रोजगार मिलना चाहिए उसकी बात करेंगे, हमारे वहां पर शिक्षा नहीं है उसकी बात करेंगे, तो भाई सवाल तो उठता है कि 3.5 साल आपने बिता दिए, अब तो सरकार के जाने का समय आ रहा है। यानी अगली जो भी सरकार आएगी, कांग्रेस आए बीजेपी आए, लेकिन इस सरकार के एक तरह से अवसान का समय आ रहा है इस समय तो। और जब सरकार जाने का होती है तो सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती, सरकार से घोषणाएं करती है क्योंकि उसको वोट लेना होता है। बिल्कुल। अब ये बताने को तैयार नहीं कि 3.5 साल में किया क्या, हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं, ये बताने को तैयार नहीं है। कभी ये भारतीय जनता पार्टी का शेल्टर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से दुर्दशा हुई है, तो फिर सवाल उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वजह से दुर्दशा हुई थी तो उसकी सजा तो दी है उन्होंने। पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी के पास 0 सीटें हैं। पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एक तरह से बहुत बुरी तरीके से इनको पिटाई हुई पिछले इलेक्शन के अंदर। यही हाल उदयपुर के अंदर हुआ जो वहाँ आदिवासी बेल्ट है। तो जो इन्होंने अगर काम नहीं किया उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन आपने काम नहीं किया 3.5 साल में, वही तो सामने है ना। तभी आप 3.5 साल बाद ये सवाल उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन पर सवाल उठाने का भी हक है और भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का भी है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, उससे बच नहीं सकते। लेकिन ये अपने गिरबान में झांककर एक बार भी नहीं बताने में सक्षम है कि हमने 3.5 साल में क्या किया। मैंने आप बेसिक सवाल पूछा था, आप ये बता दीजिए कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या वहां पर टीचर है, क्या वहां पर भवन है, बच्चों की पढ़ाई का शैक्षिक स्तर क्या है। मैंने दूसरा सवाल पूछा था, वहां पर अस्पतालों की स्थिति क्या है, क्या उनको समय पर इलाज की सुविधा है। मैंने तीसरा उनसे सवाल पूछा था, वहां पानी पीने के पानी की क्या स्थिति है, क्या आप ये बताएंगे। उनके जो खेती पानी की वजह से नहीं हो पाती है, आपने 3.5 सालों में खेती की क्या व्यवस्था की, क्या आपने बताया, उन्होंने ये भी नहीं बताया। रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हमें रोजगार चाहिए वहां पर। अब 3.5 साल बाद तो बात करेंगे वहां जाकर के, अब कब तो उनको रोजगार मिलेगा, तब तो सरकार चली जाएगी। तो वो ये भी कह रहे हैं। तो भाई आप ये इनसे ये किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है नहीं। जहां तक चलिए ठीक है, देखिए योगेंद्र जी जिस तरीके से आपने अपनी बात की शुरुआत की थी, बात जिस तरीके से आप और मैंने शुरुआत की थी वहीं आ गई कि कुछ नहीं किया गया, लेकिन बात जो है बताने से भी रामलाल जी आगे बढ़ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम जो है सीएम गहलोत जो है लगातार कार्य कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं। रामलाल जी तमाम काम किए जा रहे हैं, मान लेते हैं एक बार, योगेंद्र जी भी एक बार को मान लेते हैं कि तमाम कार्य किए जा रहे हैं, चलिए हमने मान लिया। आप उसका लेखा जोखा एक बार इस वक्त दे दीजिए, तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं राजस्थान के, आप वो लेखा जोखा दे दीजिए। हम मान लेते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से कर रहे हैं, वो एक बार एक एक करके बता दीजिए। समय हमारे पास पर्याप्त है, पूरी चर्चा में मैं समय आपको दूंगा। देखो, आदिवासियों के लिए जो कुछ किया है जी कांग्रेस ने किया है पहले, क्योंकि पहले यहाँ के आदिवासी मजदूरी की बात करते थे, उसके लिए माननीय मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लागू करी, उसी का परिणाम है आज आदिवासी यहाँ रोजगार मिल रहा है उनको और उनका जीवन यापन कर रहे हैं। पहले दूसरा राइट टू ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अगर वो नहीं होता तो कहीं आदिवासी भूख से मर जाते हमारे, ये स्थिति थी। आज इन्होंने 5 साल में किया गया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर एक नए नाम को जोड़ा नहीं इन्होंने, और हमने माननीय मुख्यमंत्री ने आगे फिर वापस प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और कई बार हमने विधानसभा में किचन उठाया, तब जाके वापस जब नाम खुला है। आज ऐसे लोगों की स्थिति आपको पता है कि खाद्य यहाँ खाने के लिए व्यवस्था ही नहीं थी, वो व्यवस्था हुई रोजगार के लिए नरेगा जैसी स्कीम को लागू किया, उसके केंद्र सरकार नरेगा योजना को ठप करना चाहती है, ये काम है। दूसरा सड़कों का काम इतने हुए हैं इस बार हमारे कई आदिवासी क्षेत्र में, मेरे खुद के क्षेत्र में 5 जो बांध जो है मिनी डैम वो सेंक्शन हुए हैं, उनके टेंडर लग चुके हैं। 10 हाईवेज मतलब 2 लेन 2 पट्टी के रोड हमारे खुद की विधानसभा में चल रहे, दूसरी विधानसभा की बात तो अलग है। 5 कॉलेज मेरे खुद की विधानसभा में इस मेरे कार्यकाल में खुले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी कॉलेज नहीं खुला था प्रतापगढ़ के अंदर।
जी, वो कॉलेज तो खुले हैं, वो कॉलेज तो खुले हैं, लेकिन उन कॉलेजों की, उन स्कूलों की क्या स्थिति है? कितने टीचर, कितने शिक्षक वहां पर मौजूद हैं और कितना स्टाफ वहां पर मौजूद है? क्योंकि रामलाल जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्योंकि लगातार ये बातें भी आती हैं कि भवन तो तैयार कर दिए जाते हैं, क्योंकि भवनों को तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उन भवनों में बच्चों को लेकर आना और उचित शिक्षक जो होते हैं, उच्च श्रेणी के शिक्षक जो होते हैं, उन्हें लेकर आना, उनकी कमी बार बार देखने को मिलती है। और जब ऐसी बातें आती हैं, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर हम सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे, भर्तियां खुलवाएंगे और भर्तियां खुलेंगी तो जो भर्तियां हैं वो होंगी, और फिर जब भर्तियां होंगी तो शिक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे। यही करते करते सरकार निकल जाती है रामलाल जी। नहीं, अभी इतनी भर्तियां निकाली सर, इसमें शिक्षकों की भर्ती में सारे पद भर जाएंगे जी। उसके बाद में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, उसके लिए भी हमने अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षकों की भर्ती कर दी, वो भी जल्दी टीचर आने वाले हैं। और कॉलेज के अंदर भी हमने ये विद्यार्थी मित्र टाइप के जो संविदा शिक्षक जो लगा रहे हैं, उससे वो भी समस्या समाधान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जितना देखो, आज हमने सब कर्मोन्नत किया, सब कुछ किया है, तो जल्दी ही इसमें ऊपर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करो, इतना तीव्र गति से। जो कॉलेज खुले उनके भवनों के टेंडर तक हो गए, इतना फास्ट काम कभी हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कॉलेज इस बार खुलते, भवन के ठिकाने नहीं रहते थे, किराए के भवन चलते थे, हमारे अभी भवनों के लिए टेंडर भी हो गए सब जगह। चलिए ठीक है, कृषि महाविद्यालय ठीक है रामलाल जी, आपकी बात समझा मैं, आपकी बात आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि किया बहुत कुछ है, लेकिन जब हकीकत देखते हैं किया बहुत कुछ है, लेकिन बाकी भी बहुत कुछ है, यही नजर आता है। चलिए राजेंद्र जी, आपका रुख करूंगा मैं। आपने भी सुना यहाँ पर अपने साथी, विपक्षी साथी को, रामलाल जी को, यहाँ पर आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है बार बार कि कुछ नहीं किया गया, और आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि आपकी ओर से भी बहुत कुछ किया गया। आपसे भी वही सवाल मेरा है कि क्या कुछ आपकी सरकार में किया गया था? किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए कार्य किया गया, उनके उत्थान के लिए कार्य किया गया? राजेंद्र जी। अभिषेक जी, हेलो जी, आवाज मिल रही है? हमारे टाइम में सबसे ज्यादा स्कूल खोले गए जी, 5500 स्कूल तो सीनियर हायर सेकेंडरी किए गए जी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने ये करा है, मैं ये कह रहा, हमारी ये योजना ये बंद नहीं करते तो आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं थी हमारी, इन्होंने काम ऐसा कुछ किया ही नहीं। और जो हमने अगर राष्ट्रपति जी को अगर आदिवासी को बना दिया और वो आज चुन गई है राष्ट्रपति, तो इनको वो बात इतनी बुरी लगी, ये उसको पचा नहीं पा रही है कांग्रेस उसको, कि जो हम नहीं कर पाए बीजेपी ने कर दिया जी। ये आज तक इन्हें सोचा ही नहीं कि आदिवासियों का कैसे भला हो। आज भी मैंने आदिवासी पूरे अंचल का दौरा किया है, मैं खुद क्षेत्र में गया हूं, आज भी उनके वो डेली कमा के लाते, जब बेचारा खाना बना के खाते हैं, आज उनकी पहाड़ियों में जाके रहते हैं, एक झोपड़ी बना करके। उनको ये मकान, जो हमारे केंद्र सरकार से मकान आ रहे हैं, वो मकान भी ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना उनको नहीं बना पा रहे। उनकी बिजली उनकी अब तक उन तक पहुंची नहीं है। आज पानी की समस्या का समाधान हुआ नहीं है। आज भी बेरोजगार हैं, उनको जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल रही है, केवल झूठ बोल रहे हैं। 3.5 साल में कितनी नौकरियां लगा दी आपको पता है? आदिवासी क्षेत्र में कितनी नौकरियां इन्होंने दे दी? केवल घोषणाएं होती है, हाई कोर्ट और कोर्टों में जाके वो बंद हो जाती है, उनमें समय लग जाता है, इनकी मेरिट नहीं बन पाती, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तमाम जो घोषणाएं की हैं बजट में, खाली घोषणाएं रहेंगी, केवल घोषणाएं रहेंगी, काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा इनका। केवल छोड़ दिया आदिवासी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि उनके घर के पास खोखली घोषणाएं इनकी जो बजट में जवाब ले बताइएगा, स्कूल कितने बंद किए? जी जी जी, रामलाल जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, आप जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था साहब, आप ये कह रहे थे कि स्कूल हमने खोले, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में कितने स्कूल इन्होंने बंद किए? आदिवासी क्षेत्र में एक दूर मकान है, वहां पे ये स्कूल बंद करेंगे, हमने बड़े स्कूल खोले, हमने 5500 स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी किए। आदिवासी क्षेत्र में इतने स्कूल बंद कर दिए जिससे कई लोगों का भविष्य खराब हुआ, वो पढ़ नहीं पाए।
क्योंकि वो दूर सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी एकीकरण के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद करे, कई सारे स्कूल बंद, हमने वापस उसको धीरे धीरे 4 साल के अंदर वापस स्कूलों को धीरे धीरे चालू कराया। आज भी एक स्कूल अब चालू होने वाला है अभी। ये इस तरह इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया। हमने कितने स्कूल को बंद कर दिया, 8वीं के स्कूल को डायरेक्ट 12वीं तक किया है, 5वीं के स्कूल को 8वीं तक किए हैं, और जहाँ 500 बच्चे थे उसको माननीय मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय कर दिया। रामलाल जी, जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं, अगर इन दावों हॉस्पिटलों में डॉक्टर जहाँ पर बेहतर शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है प्रदेश सरकार की ओर से, बेहतर शिक्षा देने का दावा भी किया जा रहा है प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन रामलाल जी अगर हम इस बेहतर शिक्षा को लेकर देखें तो ये बेहतर शिक्षा कहीं ना कहीं खोखला वादा ही नजर आती है, क्योंकि स्कूलों की हालत यह है, हम ही ऐसी खबरों को चलाते हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिलती है, शिक्षक नहीं है, एक ही क्लासरूम में 3-3 क्लासेस जो है वो चल रही हैं, इन सब का क्या? देखो सर, शिक्षक भर्ती हो गई है और बहुत जल्दी सभी शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, और प्रिंसिपल का ये पद खाली है तो इनकी डीपीसी हो गई, ये भी हो जाएगी। उसके बाद रही बात अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसकी भी भर्ती हो गई, वो भी अच्छा। आपने ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं देखा भारतीय गरीब आदिवासी का बच्चा अंग्रेजी माध्यम की स्कूल पढ़े, 1-1 लाख रुपए की फीस लेके कैसे पढ़ता है वो? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हुए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। मेरे खुद के विधानसभा के अंदर 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। आज इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया, हमने स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करने का काम किया। आज आप बता रहे हो कितने कॉलेज, कन्या महाविद्यालय बच्चे कॉलेज क्या? चलो ठीक है, मतलब रामलाल जी आपकी तमाम बातों को मैं समझ रहा हूं। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, राजेंद्र जी अभी आऊंगा, आपके पास मौका दूंगा। योगेंद्र जी करूंगा, फिर से मैं करूंगा। योगेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगा, और यहाँ पर लगातार आप और मैं सुन रहे हैं प्रदेश की जो स्थितियां और जो तमाम विकास के यूं कहें कि सो कॉल्ड दावे हैं उन्हें सुन रहे हैं। योगेंद्र जी, अब जब बात घूम फिर कर शिक्षा पर आ गई है, स्कूलों पर आ गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं रामलाल जी की ओर से, राजेंद्र जी की ओर से, ये दावे आपको ठीक लगते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है प्रदेश में अभी भी ऐसे कई स्कूल हैं दूर दराज के ना छोड़ के, अगर मैं शहरों के स्कूलों की भी बात करूं तो वहां पर भी शिक्षकों की कमी है। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूं इनकी आंखें खोलने के लिए, रामलाल जी की जी। देखिए, राजस्थान में 13% से ज्यादा तकरीबन आदिवासी समुदाय है हमारे यहाँ पर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस आदिवासी जो समुदाय है उसमें जो साक्षरता का स्तर है वो 44% से ज्यादा नहीं है, मतलब करीब इतना है, जबकि राजस्थान का जो साक्षरता का स्तर है वो 61% से ज्यादा है, यानी से कितना नीचे हम चल रहे हैं। एक और डेटा मैं बता देता हूँ कि आदिवासी समुदाय में 81% बच्चे 10वीं के पहले छोड़ देते हैं पढ़ाई अपनी जी। ये दूसरी आंख खोलने के लिए कि जो कह रहे हैं ना शिक्षा का स्तर पूछ रहे हैं, उसकी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अधिकांश विद्यालय में आज भी 1 से 2 शिक्षक हैं, और वो भी वो हैं जो कैजुअल लग रहे हैं, शिक्षा मित्र है, प्रबोधक हैं, वो लोग हैं, किसी के एजुकेशन 10वीं क्लास है, किसी की 12वीं क्लास है। और जो दूसरी हालत है, मतलब मैं आपको बीमारी का बताता हूँ, भदेसर तहसील है, बहुत अच्छी तरह से रामलाल जी को पता होगा के बारे में, और भदेसर तहसील में तकरीबन 162 गांव आते हैं वहां पर जी। वहां पर एक टीबी की थोड़ी सी बीमारी वहां ज्यादा है जी, और जब वहां पे एक सर्वे किया गया तो मालूम चला कि वहां पर 90% टीबी के पेशेंट है वो आदिवासी भील है, क्योंकि उनको समय पर दवा मिलती है ना, चिकित्सा मिलती है। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, उसके बाद में रामलाल जी बता पाएंगे कि डेटा क्या कहानी कह रहे हैं वहां की जी। शिक्षा का जो स्तर है वो क्या बता रहे हैं? अगर 88% बच्चे 10वीं के हैं जी, तो उसके बाद कहने के लिए बचता है कुछ क्या हमारे पास में? दूसरा ये अगर किसी माता पिता के पास में अच्छी खेती हो, अगर उसके पास आय का साधन बढ़िया हो, अगर उसके बच्चे उनको नौकरी मिल रही हो और वो भरपेट अपना पेट भर पा रहे हो, तो क्या कोई समुदाय अपने बच्चों को बेचेगा 1.5 से 3 लाख के अंदर? इसका सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला हमारे को अभी तक जी। तो ये तो अपने आप में डेटा बता रहे हैं कि भीलों की क्या स्थिति है और सरकारें कितनी गंभीर है और इन्होंने कितना काम किया है जी। ये डेटा के आधार पर पूछिए इनसे कि क्या डेटा झूठ है, और अगर डेटा सही है तो फिर क्या किया इन्होंने अब तक जी। बिल्कुल साफ तौर पर योगेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम बातें हैं, जिस तरीके से पहले भी ये है इन सवालों का जवाब लेने का प्रयास किया गया, ये कई बड़ी बातें हैं, तमाम बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर को लेकर बात करें तो जमीनी स्तर पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। तमाम सरकारें, तमाम नेता जो है अपने आप को हितैषी बताते हैं आदिवासी समाज को लेकर, लगातार कहते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो
छूटा हुआ है पीछे, उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार उनके उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये आंकड़े जिस तरीके से योगेंद्र जो आपने पेश किए हैं, जब इन आंकड़ों की ओर नजर जाती है तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े कई बार भयावह लगते हैं, क्योंकि तमाम दावे खोखले से नजर आने लगते हैं और तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो झूठे लगने लगते हैं, क्योंकि ये बड़े चेहरे बड़े बड़े मंचों पर चढ़ के बड़े बड़े वादे करते हैं और इन बड़े बड़े वादों में ये कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा हमारा समाज है, उसको आगे लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और यहां तक के दावे किए जाते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो कई हद तक, किसी हद तक आगे आ भी चुका है। लेकिन ऐसी स्थितियां साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं कि आदिवासी समाज अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए इसी के साथ रामलाल जी, राजेंद्र जी और योगेंद्र जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान जो है हमारे साथ चर्चा में विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं सबको। तो यहां पर तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष की ओर से, लेकिन आदिवासी किसके साथ जाएंगे आगामी चुनावों में, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तो यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार तमाम ये दावे किए जा रहे हैं, अब ये आंकड़े दर्शाएंगे कि आदिवासी समाज जो है वो 2024 में किस पर भरोसा दिखाता है और किस पर भरोसा दिखाता है, ये भी दर्शाएगा कि जो दावे यहाँ पर दलों की ओर से किए गए हैं, इन दावों में कितनी मजबूती है और कितनी सत्यता है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।